तो गजा का दर्द जो है वो 52,535 मौतों के साथ अब आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें 1,18,491 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। आधे बच्चे भी हैं इसमें, आधी महिलाएं भी हैं। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है गजा का दर्द, क्योंकि 52,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1 लाख से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और जनवरी में सीज फायर किया गया था, आपको बता दें 90% इलाका तबाह हो चुका है। मार्च में ये सीज फायर खत्म हो गया और मार्च के बाद की अगर बात करें तो 2,436 मौतें सिर्फ मार्च के बाद देखने को मिली हैं और मार्च के बाद से 6,450 लोग अब तक यहां पर घायल हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इजरायल कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर केवराज जांगिड़ हैं हमारे साथ, इजरायल मामलों के जानकार हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर इजरायल स्टडीज के। दूसरे गेस्ट जितेंद्र त्रिपाठी, पूर्व राजदूत हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले मैं डॉक्टर केवराज आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि इजरायल अब जो भड़का हुआ है कड़ी कार्रवाई करेगा? नमस्कार। इजराइल पिछले 1.5 साल से कड़ी ही कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो ये देखने में है कि कड़ी कार्रवाई से इस तरह की घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा कि 4 सतहों को भेद के अगर हुतीज की एक मिसाइल इजराइल के एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है तो मशीन की भूल होना तो बहुत आम बात होती है। इजराइल का ये जो गुरूर है कि हम गोला बारूद और अपने डिफेंस सिस्टम से इस लड़ाई को जैसे तैसे चलाते रहेंगे, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। ये इजराइल की मिलिट्री, पॉलिटिकल और कहिए कि एक तरह से स्ट्रैटेजिक नाकामी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। और इजराइल के अंदर युद्ध को लेके और असुरक्षा को लेके, देखिए जब इस तरह का हमला होता है तब इसकी अंतर्राष्ट्रीय खबर ज्यादा बनती है। जी। इजराइल के भीतर पिछले 6 महीने से सीजफायर के दौरान भी हुतीज की मिसाइल से लगातार लोग सायरन की जिंदगी जी रहे हैं। पर जो इजराइल की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यवस्था इन दिनों इतनी लच्चर और खराब है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुरक्षा वाकई में ही है या इजराइल की साख वाकई में ही कायम हो रही है दोबारा। लेकिन जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि गजा में इस युद्ध को और बढ़ाया जाए? देखिए, अब अभी जो घटना हुई है बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, तो उसके हिसाब से तो नेतन्याहू का कहना ये वो है कि इस युद्ध को और बढ़ाया जाए, पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे तभी हम रुकेंगे, क्योंकि ये एक नासूर बन चुका है उस क्षेत्र में। और इजराइल जब भी, और ये 1948 से जब से इजराइल पैदा हुआ है तब से ये लड़ाइयाँ लड़ रहा है। 48 में, 67 में, उसके बाद और कई छोटी लड़ाइयाँ हुई, अब ये हो रही है। तो ये देखिए, इजराइल को ख़त्म करने के लिए चारों ओर से कई शक्तियां लगी हुई हैं। ईरान है और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि अगर इजराइल ने देखिए इजराइल की सैन्य शक्ति कितनी, इजराइल के पास कुल मिला के रिजर्व वगैरह मिला के 6,42,500 लोग हैं। अब अगर आप इसको तुलना करें अमेरिका ने जो इराक में अपना ऑपरेशन चलाया या अमेरिका ने जो लीबिया में ऑपरेशन चलाया, एक ऑपरेशन 2 साल से ज़्यादा चला, एक ऑपरेशन जो है वो 8 महीने चला। तो जबकि अमेरिका की पावर और लीबिया की पावर या इराक की पावर में आप तुलना करें तो देखिए बहुत फर्क है। उस हिसाब से एक तरह से इजराइल के सामने प्रच्छन्न रूप से, परोक्ष रूप से ईरान खड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल की इतनी फेलियर हुई है, क्योंकि ठीक है अमेरिका भी 2 साल तक अमेरिका ने इराक में वार किया, लीबिया में वार किया, उस हिसाब से तो अमेरिका की भी फेलियर होनी चाहिए पूरी। तो ये युद्ध है, ये जो चलेगा थोड़ा और चलेगा। अब देखिए जब तक गाजा, क्योंकि इसमें अब गाजा को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी देश नहीं समर्थन दे रहा ईरान को छोड़ के। और अब लगता है कि ईरान जब यूएसए के साथ उसमें लगा हुआ है, ज्वाइंट कमीशन में, उसके क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर के कंटेनमेंट के वार्तालाप में,
तो मेरे ख्याल से उस वक्त ईरान भी ये नहीं चाहेगा कि कुछ ऐसा हो कि जिससे अमेरिका ये वार्तालाप खत्म कर दे और ईरान फिर खतरे में पड़ जाए। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन की बात है, उसके बाद ये एटलीस्ट गाजा वाला युद्ध तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी अमेरिका हुतियों के ठिकानों पे हमला कर रहा है, मार रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों की बात है, लेकिन ये वही है कि ये जिद है हमारा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि कितना और खिंचेगा ये युद्ध। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई हैं कि कैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो सकता है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम के फेल होने की तो कई मिसालें हैं पिछले वक्त में। अक्टूबर 7 का जो हमला इजराइल पर हुआ वो अपने आप में सबसे बड़ी विफलता की कहानी है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि देश चाहे कितना ही सैन्य तौर पे और हथियारों के तौर पे या इंटेलिजेंस के तौर पे कामयाब हो जाए, कहीं ना कहीं राजनीतिक कुव्यवस्था के चलते सारे सिस्टम धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि आखिरकार इन मशीनों के पीछे जो लोग खड़े हैं वो तो इजराइल की अंदरूनी राजनीति में फंसे हैं। इजराइल की जो आर्मी है वो इजराइल के अंदरूनी झगड़ों को ही निपटाने में लगी है, जो सेटलमेंट्स में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में, जो आम दिनों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको रोकने में। जो सबसे बड़ी नाकामी मुझे लगता है अब इजराइल की होगी वो हुतीज के सामने होगी। देखिए, हुतीज को 2015 से अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने नाकाम करने की कोशिश करी है। हुतीज ने जब से 2015 में सऊदी अरेबिया पे हमले किए तब से हुतीज को हटाने की कोशिश अमेरिका जैसे देश ने करी है और वो कामयाब नहीं हो पाए। अगर आप पिछले 4 महीने की घटना देखें या 2 महीने की घटना देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी शेखी बगाड़ते हुए इजराइल से कहा था कि आप हुतियों को हमारे हवाले छोड़ दें, हम हुतियों को निपट लेंगे। जब 2 महीने में अमेरिका हुतियों से नहीं निपट पाया, जिसमें इंग्लैंड भी उनके साथ था और फ्रांस भी उनके साथ था, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इजराइल और पश्चिमी देशों को अपनी शक्ति के गुरूर को दोबारा देखने की जरूरत है कि क्या वाकई में इस तरह के रिबेल ग्रुप्स को वो सिर्फ सैन्य कार्रवाई से हटा सकते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। जी जी जितेंद्र जी, ऐसा क्यों है कि इजराइल और अमेरिका जैसे देश देश हुतियों का विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं, हुतियों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं? क्या है ऐसा हुतियों के पास, किसका सपोर्ट है? देखिए, सामान्य युद्ध में, कन्वेंशनल वार में और छापामार युद्ध में यही फर्क होता है। अगर हुती वहां से बैठ के कभी कभी 2 मिसाइल 3 मिसाइल दाग देते हैं, या हुती जो है अरब सागर में या स्वेज के पास हुती लाल सागर में परेशानी कर देते हैं, तो ये सब देखे किसी भी कन्वेंशनल वार में आप जानते हैं दुश्मन कहाँ है, कौन है, कितना है। जब दुश्मन छद्म रूप में हो, जब दुश्मन आपसे कन्वेंशनल वार नहीं कर रहा हो, देखिए लेबनान कन्वेंशनल वार कर रहा था, गाजा कन्वेंशनल वार कर रहा था, लेकिन हुती जो हैं वो उतनी दूर बैठे हुए हैं। अमेरिका उनको वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही बात फिर घूम फिर के आ जाती है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बड़ी मुश्किल होती है और काफी टाइम टेकिंग होती है, काफी समय लगता है। तो इसमें हो सकता है कि इजराइल इसमें सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए। लेकिन एक चीज मैं और वार्न करता हूं कि चूंकि अमेरिका और ईरान की बात हो रही, तो शायद अमेरिका इजराइल को ये कन्विंस करने में सफल हो जाएगा कि युद्ध का दायरा बढ़ा के ईरान तक न किया जाए, उसको सिर्फ हुतियों को और गाजा को और हिजबुल्लाह तक रखा जाए। तो अगर ट्रंप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो स्थिति वहां जल्दी ही सुधर जाती, क्योंकि हुतियों के पास भी देखिए जो भी असलाहा है, जो भी हथियार है, कितने दिन तक चलेगा, कहाँ से चलेगा। अगर अमेरिका ने उधर नाकाबंदी कर ली है, अगर ईरान प्रेशर में है, तो कहाँ से उनको हथियार मिलेगा। और इसलिए देर सवेर हुतियों को भी वहां से हटना पड़ेगा, वहां से उनके अपने वो कम करने पड़ेंगे यमन में। लेकिन इस सब पे ये सब इस पे डिपेंड करता है कि जो बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका जो ईरान से बातचीत कर रहा है, उसका क्या परिणाम और कितनी जल्दी परिणाम निकलता है।
अगर सकारात्मक परिणाम निकला तो इस युद्ध पर भी, इजराइल गाजा पर भी उसका प्रभाव। तो डॉक्टर जहांगीर, जितेंद्र जी को लग रहा है कि ये युद्ध ज्यादा नहीं खिंचेगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? ये लड़ाई सालों चलने वाली है। अगर हम गाजा की ही लड़ाई को देख लें, गाजा की लड़ाई 1.5 साल हो गया है। इजराइल की राजनीतिक व्यवस्था कभी इस लड़ाई को खत्म करने की फिराक में नहीं है। अरब देश ने पूरी अपनी आवाम की राय के खिलाफ जाके इजराइल का इस युद्ध में साथ दिया, पर देखिए सऊदी अरेबिया तक अब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की बात को दरकिनार कर रहा है कि देखिए, इजराइल जब तक गाजा में अपने वॉर एम्स को डिफाइन न करे, जब तक वो इस बात को राजी ना हो कि वहां पे एक जॉइंट इंटरनेशनल कोलिशन काम कर सकती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ सकती है, हमास को लड़ने के दूसरे राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाने चाहिए। इजराइल इस समय एक बहुत ही कहिए कलेक्टिव एमनीशिया में है। वो कलेक्टिव एमनीशिया ऐसा है कि गफलत जिसे कहते हैं कि राजनीतिक जो सत्ता है वो सत्ता युद्ध खत्म करके अंदरूनी राजनीतिक विरोध को झेलना नहीं चाहती। नेतन्याहू अपनी सत्ता, अपनी राजनीतिक अस्तित्व को कभी नहीं बचा पाएंगे अंदरूनी तौर पे। उनके लिए गाजा की लड़ाई का इसी तरह चलते रहना बिना किसी मकसद के, इसीलिए उन्होंने उनकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंट को, हेड को फायर किया, जिसको कोर्ट की वजह से वो फायर नहीं कर पाए। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को फायर किया। अब एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को लाया गया है जो राजनीतिक विरोध नहीं करेंगे, पर जो सेना है, जो रिजर्व के लोग हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो एयरफोर्स और नेवल के ऑफिसर्स हैं, आप पिछले 3 महीने में देखिए कितने उन्होंने पब्लिक लेटर्स लिख के कहा है कि गाजा की लड़ाई कहीं नहीं जा रही। हमारे सैनिक इसी तरह से मरते रहेंगे। और जैसा जितेंद्र साहब ने कहा, छापेमारी वाला युद्ध है हमास का। अगर आप इतनी बड़ी सैन्य ताकत हैं तो आप अपने अभी भी 50-55 बंदियों को नहीं ढूंढ पाए हैं। बिल्कुल नहीं ढूंढ पाए। और देखने वाली बात होगी कि इस पर अब बेंजामिन नेतन्याहू की आगे क्या रणनीति होती है, कहां तक ये युद्ध जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इधर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हमला हुआ है। हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई मिसाइल इसके कैंपस में आ गिरी। हमले में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले को रोक पाने में इजराइल एयर डिफेंस चूक गया और इसे लेकर बड़े सवाल अब उठ रहे हैं। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर सायरन और मिसाइल हमले से अफरा तफरी मच गई। मिसाइल एयरपोर्ट बिल्डिंग के बाहर कैंपस में गिरा। धुएं के गुबार के साथ लोगों में चीख पुकार भी मच गई। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस हमले की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया और हवाई जहाजों के उड़ने उतरने पर पाबंदी रही। दिल्ली से तेल अवीव जा रहे एयर इंडिया के विमान को डाइवर्ट कर अबू धाबी ले जाना पड़ा। हमले से पैदा हुए हालातों के मद्देनजर एयर इंडिया ने 6 मई तक तेल अवीव की अपनी उड़ानें रोक दी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से दागी गई मिसाइल आखिर तेल अवीव के एयरपोर्ट तक कैसे पहुंच गई, वो भी तब जब इजराइल के इस सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का हवाई सुरक्षा कवच अभेद्य माना जाता है। यमन से जब मिसाइल दागी जाती है तो उसे इजराइल के किसी भी इलाके तक पहुंचने में कई मिनटों का वक्त लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की 3 चक्र वाली एयर डिफेंस सिस्टम के पास पूरा समय होता है कि मिसाइल को वो हवा में ही नष्ट कर दे। अब इस बात की जांच की जा रही है कि ये चूक कैसे हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमला करने वालों पर 10 गुना बड़ा हमला किया जाएगा। हूती विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में इजरायली हमले का रुख यमन के साथ साथ ईरान की तरफ भी हो सकता है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।